नमस्कार दोस्तों। प्रतिरोध का सिनेमा वैसे तो आपके मोहल्ले में, आपके कस्बे में, आपके शहर में आकर सिनेमा दिखाने में यकीन रखता है। लेकिन कोविड महामारी की वजह से आप सब लोगों की तरह से हम भी अपने घर में कैद हैं। तो हमने सोचा क्यों ना इस ऑनलाइन माध्यम का फ़ायदा उठाते हुए सिनेमा को आप तक पहुँचाएँ। इसके लिए हम पिछली 28 जून से लगातार आपको सिनेमा दिखा रहे हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम ज़रूरी मुद्दों पर बनी फ़िल्मों को आपके बीच में लाएँ और उससे जुड़े हुए फ़िल्मकार और फ़िल्म से जुड़े हुए दूसरे महत्वपूर्ण लोगों से आपकी बातचीत कराएँ। तरीका ये होता है कि जिस फ़िल्म का हम अनाउंसमेंट करते हैं, उसको हम हफ़्ते के 4-5 दिन आपके लिए रखते हैं, ताकि आप उसे देख सकें। और कई बार ये फ़िल्में यूट्यूब पे पहले से उपलब्ध होती हैं, कई बार फ़िल्म मेकर हमारी मदद करते हैं और आपके लिए फ़िल्म उपलब्ध कराते हैं। और ये मौका बहुत ही ख़ास होता है, इसलिए आपको इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। फिर हम बुलाते हैं फ़िल्म मेकर को। पिछले हफ्तों में हमने पुष्पा रावत, यूसुफ सईद, शबनम बिरमानी, अजय टीजी, डॉक्टर शहबाज जाना जैसे तमाम लोगों को हमने बुलाया। इस बार हमने सोचा क्यों ना सिनेमा देखने के साथ-साथ जो सिनेमा बनाने के या सिनेमा के दिखने के जो तमाम पेचो-खम हैं, जो तमाम उसकी जो बारीकियाँ हैं, उसके बारे में हम बात करें, उसके उसके पीछे के राजनीति को समझें। तो हमने हिंदुस्तानी दस्तावेजी सिनेमा के 2 महत्वपूर्ण नाम, एक संजय काक, जो पिछले 40 वर्षों से इस माध्यम में काम कर रहे हैं, दूरदर्शन के ज़माने से दस्तावेजी सिनेमा बना रहे हैं। और एक पिछले जो जी, पिछले 15 सालों से उनकी जो 3 फ़िल्में हैं, लोकतंत्र के सवाल पर, पानी पर लिखा, जश्न आज़ादी और माटी के लाल बहुत चर्चित हुईं। वो हमारे बीच में अभी थोड़ी देर में उपस्थित होंगे और उनके साथ हमारे समय के महत्वपूर्ण दस्तावेजी फ़िल्म एडिटर और फ़िल्मकार तरुण भारती होंगे। तरुण भारती और संजय काक ने 2 फ़िल्मों पे साथ-साथ काम किया है, जश्न आज़ादी और माटी के लाल। मैं आप दोनों लोगों को यहाँ आने के लिए आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं अनुरोध करूँगा सौरभ से। जी, संजय जी, शुक्रिया फ़ेसबुक लाइव में हमसे जुड़ने के लिए। वैसे तो नहीं जुड़ पा रहे हैं। और तरुण, आपका भी शुक्रिया। ये हम लोग जो सिनेमा देखते हैं, सिनेमा हॉल में तो बातचीत हो नहीं पाती और फेस्टिवल में हम लोग बातचीत करते हैं। हम अपने 70 अभी तक हमने 71 फिल्म फेस्टिवल किए हैं, उसमें सिर्फ एक बार तरुण का हम सेशन कर पाए थे कि जो एडिटिंग की पॉलिटिक्स है, तो बहुत अच्छा रहेगा अगर आज आप लोग इस सिनेमा के पीछे की जो पूरी पॉलिटिक्स है, जो कि एडिटिंग टेबल पर जो पूरी होती है और फिल्म के रूप में हमें दिखती है, उसके बारे में अगर आप लोग बात करें और अगर अपनी फिल्मों के कुछ तरुण परिचय भी दें, तो मेरे ख्याल से हमारे दर्शक और धारदार सवाल हमसे कर पाएंगे और हमारी अच्छी फिल्मों को लोग और ज्यादा देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब प्लीज सौरभ, आप इन लोगों को जोड़िए। थैंक यू सिनेमा ऑफ रेजिस्टेंस के साथियों को और जिंदाबाद। मुझे लगता है कि शुरू करने से पहले एक बारी अगर हम 2 मिनट इस जो आज के लिए वाक्य रखा हुआ आपने कि जो पॉलिटिकल फिल्म मेकिंग है, वो है क्या? हम किस तरह कह सकते हैं कि कोई फिल्म जो है वो पॉलिटिकल है? क्योंकि अगर हम डॉक्यूमेंट्री फिल्म एडिटिंग का राजनीति का कनेक्शन देखना चाहेंगे तो पहले थोड़ा समझना होगा कि व्हाट इज
what is a political film? What makes a film political? क्या वो is it only the terrain of the film? माने जो उसका जो क्षेत्र है, क्या वो ही किसी फिल्म को राजनीतिक बना देता है? कि अगर ये फिल्म जो है ये इनइक्वालिटी के बारे में है या जमींदारी के बारे में है, तो क्या ये पॉलिटिकल बन जाती है क्या फिल्म? या क्या कुछ और है जो एक किसी फिल्म को पॉलिटिकल बनाता है? और जब हम कहते हैं कि द पॉलिटिक्स ऑफ डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग, उसके अंदर में कोई नेचुरली कोई प्रोग्रेसिव एलिमेंट हो, ये जरूरी भी नहीं है, ये बहुत जरूरी है समझना। तो अगर हम हमारे समय का, और मैं पिछले 100 साल को अगर लूं तो 100 क्या 70-80 साल के लें, तो perhaps the most political filmmaker in some senses was someone who made films for the Third Reich. मैं यहाँ लेनी राइफेनस्टाल की बात कर रहा हूँ, जिनकी 2 फिल्में जो हैं, ट्रायम्फ ऑफ द विल और ओलंपिया, दोनों को एक तरीके से डॉक्यूमेंट्री एडिटिंग और एडिटिंग का एक तरीके से एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल माना जाता है। सो अगर वो सिर्फ if it's not the terrain of filmmaking that defines what a political film is, then what is it that makes it political? तो क्या वो फिल्म बनाने वाले से पॉलिटिकल बन जाती है कि आई एम ए पॉलिटिकल पर्सन और मैंने फिल्म बनाई है तो ये पॉलिटिकल फिल्म है? ये भी नहीं है। तो क्या है जो कि व्हाट इज इट दैट मेक्स द प्रोसेस ऑफ फिल्म मेकिंग एंड दैट इंक्लूड्स फिल्म एडिटिंग अ पॉलिटिकल प्रोसेस? तो मैं आई एम गोइंग टू थ्रो द बॉल टू तरुण, शायद वो कुछ शुरू करे बात, तो फिर वी कैन टेक इट फर्दर। उसमें ये एक तो भारत के संदर्भ में देखें तो डॉक्यूमेंट्री फिल्म को लोग हरदम एक गंभीर मीडियम मानते हैं, और गंभीर मीडियम मानते हैं तो उसमें उसको एक राजनीतिक मीडियम भी मानते हैं। माने डॉक्यूमेंट्री कहने से ही लोग उसमें क्योंकि सच्चाई दिखाएगा और एक गंभीर विषयों के बारे में, जैसे संजय आप कह रहे थे कि इनइक्वालिटी के बारे में होगी, लोगों की गरीबी के बारे में होगी, या फिर ऐसी चीज़ों के बारे में होगी जिसके बारे में आप जैसे नाम सुनते हैं उसके बारे में उसके प्रति आप गंभीर हो जाते हैं। और लेकिन क्या विषय ही, अगर एक सामाजिक विषय ही डॉक्यूमेंट्री को राजनीतिक बनाती है, या हम किस ढंग से उस डॉक्यूमेंट्री को और किस ढंग से उस विषय के साथ खुद को एंगेज करते हैं, वो उसको राजनीतिक बनाती है? क्योंकि ये सवाल जो है हम लोग जब भी फिल्म बनाते हैं, माने मेरे हिसाब से अगर ऐसा रहा तो समाचार न्यूज़ मीडियम है और न्यूज़ टेलीविज़न है, वो तो सबसे पॉलिटिकल माने एक ढंग से। लेकिन हम जब कोई फिल्म राजनीतिक फिल्म बनाते हैं तो राजनीतिक फिल्म को केवल विषय से नहीं, मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि हम उस विषय को कैसे देखते हैं और विषय को और जो हमारा देखने का नजरिया है उस विषय को, उसको हम कैसे फिल्म के जो हमारे टूल्स हैं उससे हम कैसे उस नजरिए को सामने रखते हैं। एक तो ये है। दूसरा ये है कि क्योंकि माने आजकल कुछ दिनों से हम लोग, एक शब्द है जिसको हम लोग मानते बहुत खराब मानते हैं, प्रोपेगेंडा। डॉक्यूमेंट्री के इतिहास में या फिर राजनीतिक फिल्म के इतिहास में प्रोपेगेंडा शब्द का बहुत ही इम्पोर्टेंस है, चाहे खराब रूप से हो या अच्छे रूप से हो। जैसे लेनी राइफेनस्टाल की ट्रायम्फ ऑफ द विल की बात कर रहे हैं, वो प्रोपेगेंडा है, वो आपको परसुएड करने के लिए बनाई गई है, आपको ये कन्विंस करने के लिए बनाई गई है कि जो हिटलर का जो नाजी पार्टी है वो एक नए जर्मनी का निर्माण कर रही है, तो वो प्रोपेगेंडा है और परसुएड। लेकिन ये क्योंकि हम नाजी जर्मनी की बात कर रहे हैं तो प्रोपेगेंडा शब्द खराब माना जाता है। लेकिन अगर आप
सोवियत सिनेमा को भी देखें तो उसमें भी परसुएड करने की बात आ रही है। तो मेरे हिसाब से, और ये बहुत ही पर्सनल निजी ये है कि कोई भी फिल्म अगर मैं राजनीतिक फिल्म बनाना चाहता हूं तो मेरे मन में कहीं ना कहीं ये जरूर रहता है कि हम फिल्म को का इस्तेमाल हम कैसे करें, माने फिल्म में जो हम कहना चाहते हैं उससे हम लोगों को कन्विंस कैसे करें, केवल हम उनको सूचना ही न दें। और ये बात हम बढ़ा सकते हैं कि माने डॉक्यूमेंट्री फिल्म केवल सूचना देने के लिए का माध्यम नहीं है, हम उसको परसुएड करने के लिए बना, और परसुएड करने के लिए तो फिर आपको कई तरीके, एडिटिंग एक तरीका है, कैमरा कैसे करते हैं उस पर भी डिपेंड करता है, कैसे चीजों को जोड़ते हैं जिससे कि लोग आपकी बात सुने और आपके साथ चलें। सो परसुएशन, प्रोपेगेंडा, मुझे लगता है कि इस शब्द को हम लोगों को, माने बुरा शब्द है लेकिन कहीं ना कहीं चलकर डॉक्यूमेंट्री के बारे में, डॉक्यूमेंट्री की राजनीति के बारे में सोचने में यह शब्द हमें बहुत हेल्प करता है। आप क्या सोचते हैं? नहीं, मैं एक स्टेप और पीछे अगर ले जाऊं कि अगर हम बॉम्बे का सिनेमा जो है, जिसे हिंदुस्तानी सिनेमा कहा जाता था, वहां देखें तो दो फिल्में एकदम लैंडमार्क की तरह सामने आती हैं, जिन्हें एक तरीके से जिन बातों की, जो बातें हम कर रहे हैं उसमें वो बहुत अच्छी तरह फिट आती हैं, इसीलिए मैं उनके बारे में जिक्र करूंगा। एक तो नीचा नगर 1946 में चेतन आनंद की फिल्म, और ख्वाजा अहमद अब्बास का लिखा हुआ, और दूसरा 2 बीघा जमीन 1953। तो अगर हम इन दो फिल्मों को इस कसौटी पर टेस्ट करें कि क्या सिर्फ जो दायरा है फिल्म का, जो टेरेन ऑफ द फिल्म है, वो पॉलिटिकल है, या उसके बनाने का तरीका जो है वो भी क्या राजनैतिक है। अब ये इंस्टेंस जो मैंने आपको दी, इसमें बिमल रॉय, अगर हम ये कहें कि बनाने वाले पर निर्भर है, तो ख्वाजा अहमद अब्बास इफ्ता के स्टॉलवर्ट थे, तो क्या इसलिए ये फिल्म राजनीतिक बन जाती है नीचा नगर? या आज हम उसको अगर देखें तो इंफॉर्मेशन के अलावा क्या उस फिल्म में उस समय के बारे में कोई स्पष्ट तरीके की क्या वो पॉलिटिक्स को से हमको अवगत कराती है, या सिर्फ इज इट ओनली इंफॉर्मेशन जो आप कह रहे हैं? और मैं फिक्शन की फिल्मों को इसलिए चुना क्योंकि इट मडल्स द एजेस ऑफ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। अगर हम 1946 और 53 से जंप करें और 2012 में आ जाएं, तो गैंग्स ऑफ वासेपुर है, धनबाद में कोल माफिया में सेट है। Is Gangs of Wasipur a political film? Has it been made in a political way? Will it be read as a political film? Will it be remembered as a political film? Or within a few years of that, आपके पास हैदर है, विशाल भारद्वाज की फिल्म, 2014 की फिल्म, कश्मीर के बारे में, कश्मीर में सेट। Does Haider automatically become a political film because it's about Kashmir and it's located within the context of Kashmir? Is there anything about the way it's made which helps us sharpen our understanding? क्योंकि आपने जो तरुण कहा कि the terrain of the political terrain of the documentary is not merely information. It is a way of reading into that landscape. Yeah. So I feel that sometimes for us in documentary film to look at fiction film is a good offset, and I don't know if you want to react to that. No, like एक तो उदाहरण हैदर का उदाहरण तो अच्छा है, और हम लोग अगर अपनी जश्न आज़ादी के बारे में बात करेंगे तो हम बात कर सकते हैं क्योंकि सिमिलर टेरेन है। लेकिन अगर एक फिल्म, अगर वो फिल्म मेरे लिए पर्सनली बोथ फॉर इट्स टेक्निक एंड बोथ फॉर इट्स कंटेंट
फिल्म कोस्टा गवरास की एक फिल्म है, जेड करके फिल्म है, जो ग्रीक के फांसीवाद के बारे में फिल्म है, और मेरे हिसाब से उसका तो डबिंग भी होना चाहिए, भारत में देखना भी चाहिए उस फिल्म को। और जेड जो है वो एक फिक्शन फिल्म है, लेकिन जिस ढंग से उसने उस कहानी को इमेजिन किया है, जिस ढंग से उसने ऑडियंस के सामने चीजों को रखा है, वो हरदम एक्सपेक्ट करता है उस फिल्म से, कोस्टा गवरास एक्सपेक्ट करते हैं कि जो देखने वाले हैं वो कुछ करेंगे इसको देखकर। केवल वो और वो जो है, जो जिसके लिए मैंने प्रोपेगेंडा किया, परसुएड करने का, जेड को अगर आप देखें, और उदाहरण के लिए तो कंपेयर कर सकते हैं, जेड पर बेस्ड फिल्म दिवाकर बैनर्जी जी ने बनाई थी, क्या नाम था उसका, शंघाई ना, नहीं शंघाई नहीं, मैंने और उस दोनों में अंतर यही है कि अगर आप गवरास की जेड फिल्म देखें, जो कि कहानी सुनाती है, लेकिन कहानी सुनाने के साथ वो किस ढंग से कहानी सुनाती है, किस ढंग से वो लोगों को, या फिर बैटल ऑफ एल्जियर्स को देखें, वो भी फिक्शन फिल्म है, लेकिन वो इसलिए बनाई गई है क्योंकि वो चाहती है, और फिल्म मेकर चाहते हैं, और फिल्म भी चाहती है कि वो जो देखने वाले हैं वो, जैसे बैटल ऑफ एल्जियर्स देखें तो आप उसको देखकर आप साम्राज्यवाद के बारे में कुछ कर सकते हैं। एक तरह से आपके हाथ में कुछ चीजों को केवल सूचना नहीं देती है बैटल ऑफ एल्जियर्स, आपको, मैंने अगर बैटल एल्जियर्स को देखो तो बैटल ऑफ एल्जियर्स तो एक ऑलमोस्ट टेक्स्ट बुक, गुरिल्ला वॉरफेयर, अर्बन गुरिल्ला वॉरफेयर का टेक्स्ट बुक भी एक ढंग से। तो ये जो है ये तो हम लोगों को बहुत ही लगता है कि अब क्लियर हो जाना चाहिए कि केवल विषय, राजनीतिक विषय किसी फिल्म को राजनीतिक नहीं बनाती। अच्छी बात है, माने हैदर जो है मेन स्ट्रीम बंबई सिनेमा में कश्मीर के बारे में, कश्मीर पर जो एक किस्म का साइलेंस है उसको वो तोड़ती है, लेकिन वह दर्शकों को यह नहीं बता पाती है कि वो करें क्या। और ये जो संबंध एज अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर, या फिर मैं कहूं कि पॉलिटिकल फिल्म मेकर, मैं, आप पॉलिटिकल डॉक्यूमेंटरी फिल्म मेकर भी हो सकते हैं, पॉलिटिकल फिक्शन फिल्म मेकर भी हो सकते हैं। तो ये जो पॉलिटिकल फिल्म मेकिंग का जो ये है, मैं, और ये बातचीत है, कोई दर्शन सामने लोगों को नहीं रखना चाहता हूं, लेकिन मेरे हिसाब से मेरी राजनैतिकता और मेरी राजनीतिक फिल्म की राजनैतिकता, दोनों में एक संबंध है। अगर मैं आज जुलूस में चलता हूं और जुलूस में मैं किसी के घर के सामने जाकर मैं धरना देता हूं, और मैं चाहता हूं कि उस जुलूस का कोई इम्पैक्ट हो, उसी हिसाब से जब मैं फिल्म बनाता हूं तो मैं चाहता हूं कि उसका भी इम्पैक्ट उसी ढंग का हो, वो चीजों को बदल पाए या ना बदल पाए, एटलीस्ट जो लोग उसको देख रहे हैं वो जब वो फिल्म देख कर निकले तो उनका कि अच्छा, मैं समझ रहा हूं, कुछ सवाल मेरे दिमाग में है और इन सवालों का मैं जवाब ढूंढूंगा। और ये जो है, इसको हम लोग, इसीलिए मैंने जैसे जो सिनेमा ऑफ रेजिस्टेंस में फिल्में दिखाना और फिल्में, इसलिए मैं कहता हूं कि फिल्म बनाना और फिल्म दिखाना दोनों एक किस्म का इससे जुड़ा हुआ है। और ये जोड़ जो है, ये राजनीतिक जोड़ है, और ये आप टेक्निक से नहीं कर सकते। टेक्निक और अपनी राजनीतिकता का एक संबंध जोड़ना, जैसे कि मैं लोगों को बताता हूं कि जश्न आज़ादी जो हम लोग पहली बार कब मिले थे, 2004 में मिले थे। मैं आपको ठीक से जानता भी नहीं था, लेकिन जब हम लोगों ने तय किया कि हम लोग साथ में काम करेंगे, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि हम लोगों ने इसलिए तय किया कि हम लोग साथ में काम करेंगे क्योंकि मुझे एडिटिंग बढ़िया आती है और आप अच्छे फिल्म मेकर हैं या डायरेक्टर हैं। हम लोग की बातचीत जो थी कश्मीर के बारे में हुई, कश्मीर में क्या हो रहा है उसके बारे में हुई, क्या इसके बारे में इमीडिएटली बात नहीं हुई कि फिल्म हम उसके बारे में कैसे बनाएंगे। If you want to come in on that, because I always find this is something which because I haven't edited too many films for other people, but many of my the conversation about कि जश्न आज़ादी एडिट करनी है was for me not to make a film immediately, but to allow myself to understand Kashmir first. And filmmaking became a way of doing that. Editing became a way of doing that. What would you
Like, why did you want to do a film on it? No, I think जो हम अभी बात कर रहे थे, that it's a way of looking at the world that a political film offers. And when we say that it becomes a way of looking at the world, then first you have to fashion for yourself what is that world that you're trying to describe. तो कश्मीर के संबंध में मैं खुद 2003 में जब कश्मीर गया तो मैं 14 साल के बाद जा रहा था. मैं 1989 के बाद पहली बार ही जा रहा था. तो उस वक्त स्थिति भी 2003 में बहुत गंभीर थी और एक फिल्म बनाना भी एक बहुत आसान काम नहीं था वहां पे. क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि हम जब डॉक्यूमेंट्री फिल्म का टेरिटरी होता है, आप लोगों से बात करते हैं, यू शूट सम इंटरव्यूज, यू फाइंड कैरेक्टर्स. वो सब 2003 में बिल्कुल असंभव था. लोग सहमे हुए थे, बहुत डरे हुए थे. और जिस तरह का हमने 2006, 7, 8, 9, 10 के बाद एक विस्फोट सा हुआ वहां पे, वो उस टाइम पर कहीं भी दिखने को नहीं मिल रहा था. तो लोगों से बात करना बहुत मुश्किल हो रहा था. तो आई थिंक द इनिशियल चैलेंज वाज दैट how do you make a film in a place where what is normally the bread and butter of documentary filmmaking is not available to you. मैं किसी से मिलने चले जाता था और बहुत अच्छी बढ़िया बात होती थी, घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा. तो अगर मैं सजेस्ट करता कि क्या मैं वापस आके आपके साथ इंटरव्यू ले सकता हूं, तो वो असंभव था. तो इस तरह के धीरे धीरे all those avenues kept getting blocked. So I think when you say that for you, कि आपके लिए it became a way of understanding what Kashmir was, I think that is exactly what I was also doing. And I think for me, that's the best kind of working relationship when collaborators on a film, on a documentary film, are all trying to understand it in different ways. I mean, रंजन पलित जिन्होंने फिल्म शूट की है, शायद जितनी बातचीत या चर्चा आपके और मेरे बीच में हुई होगी फिल्म की एडिटिंग के दौरान, शायद उसका एक 50वां हिस्सा भी शायद रंजन के साथ शूटिंग के दौरान नहीं हुआ, चाहे टाइम हमने भी बहुत इकट्ठा स्पेंड किया. वो इसलिए बिकॉज एज अ सिनेमाटोग्राफर ही हैज अ डिफरेंट वे ऑफ अप्रोचिंग द मटीरियल. यू नो, वो he is looking at a place, he's looking at a situation, he's looking at a character and reading it in his own way. And to me, part of this process of figuring out what is the politics of a film, and to put the politics in this film, is that process by which everybody working on it wants to read into it. I remember कि जब फिल्म खत्म हो चुकी थी और हम साउंड मिक्स के लिए बॉम्बे में मधु अप्सरा को हमने कांटेक्ट किया, तो the most exciting thing for me was that Madhu Apsara also didn't see it only as a technical challenge. Yeah. कि हमारे पास इस तरह का साउंड है, इसको अच्छा बनाना है, कैसे किया जाए. उनके सवाल जो थे वो राजनीति के बारे में थे कि आप उनका पहला रिएक्शन जो था वो राजनीति के बारे में था. तो मुझे लगता है कि दैट इज वेरी रीअश्योरिंग फॉर मी, यू नो, वेदर यू अगर आप उसका उच्चारण जो है, वेदर यू आर्टिकुलेट इट as a conversation about politics or not is not germane to me. Yes. But the fact that everybody is trying to understand and comprehend, because जब तक आप अपने आप comprehend नहीं करेंगे तो आप किसी दूसरे के सामने वो कैसे पेश करेंगे. और बेशक जब मैं comprehend की बात कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास जवाब हो, but at least मेरे पास सही सवाल हो. तो
I think that that is also maybe it takes us to the next thing that I would like to talk about, which is that I want to come what in makes there. yeah. No, I just wanted to, if people have seen Jashan-e-Azadi, one of the first sequences which we edited, which, just for fun or, to understand, जो 15 अगस्त का सीक्वेंस है, 15 अगस्त और मुझे रंजन पालित ऐसे तो कैमरा पर्सन नहीं है कि बहुत ही अधिक वो शूट करके लाते हैं, लेकिन वहां पर 15 अगस्त में लाल चौक में क्या हो रहा था, उसने, as an editor, I found cutting that, and I remember that was the first thing which was, it at one level it's very easy sequence to cut कि 15 अगस्त है, लोग हैं नहीं वहां, लेकिन उसमें जैसे कि उसमें जो एक जगह है जहां पर लोग राष्ट्रगान गा रहे हैं, और वो जो था कि उस राष्ट्रगान को हम कैसे देखें, और अपने लिए भी जो हम लोग बड़े हुए हैं, भारत में बड़े हुए हैं, और जिसमें भारतीयता बढ़ी हुई, भारतीयता के बीच बड़े हुए हैं, एक हिसाब से 15 अगस्त श्रीनगर का लाल चौक का 15 अगस्त को समझकर, और उसको ऐसा नहीं है कि मैंने फाइनली जब फिल्म बनी तो उसमें वैसा ही था जैसा हम लोगों ने पहले काटा था, लेकिन वो 15 अगस्त, और दूसरी बात उसके साथ ये भी थी कि 15 अगस्त मेरे लिए, उस 15 अगस्त को समझना थोड़ा आसान था, क्योंकि मैं शिलोंग में रहता था जहां पर भी 15 अगस्त में लोग 15 अगस्त नहीं मनाते हैं, तो कहीं ना कहीं चलकर अपना जो एक्सपीरियंस और अपना जो एक राजनीतिक माहौल जिसमें हम बड़े हुए हैं का इस्तेमाल कर एक किस्म से फॉरेन ही, माने कश्मीर जो है वो मेरे लिए एक विदेशी है, लेकिन उसको, उस विदेश को मैं कैसे समझूं, उसमें और अधिक समय हमको उसी में लगा कि हम क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जश्न-ए-आज़ादी में 60 घंटे से अधिक हम का फुटेज था शायद, और 60 घंटे 2 घंटे की फिल्म के लिए, 2.25 घंटे की फिल्म के लिए कोई खास भी ऐसा नहीं है। और रंजन, और दैट इज समथिंग विच कि रंजन कहीं ना कहीं चलकर जिस ढंग से कश्मीर में कश्मीर की चीजों को, जैसे लोगों को, जैसे कि 15 अगस्त को जैसे रंजन जो हरदम हैंडहेल्ड कैमरा करते हैं, 15 अगस्त में उन्होंने ट्राइपॉड पर कैमरा लगाया था। वो क्यों लगाया था, मैंने वो हम रंजन से पूछ सकते हैं, लेकिन उसका जो एक ग्रैंडनेस था और ग्रैंडनेस के पीछे जो एक वीरानियत थी, वो बहुत ही बढ़िया से, I just wanted कि people want to see the film. I have seen the film. 15th August is for me the key part of starting this relationship of, working with you and that. So जो मैं एक और चीज जिसकी तरफ थोड़ा सा लोगों का अटेंशन ड्रॉ करना चाहता था कि हमें ये इंप्रेशन नहीं देना चाहिए कि जब हम बार बार कह रहे हैं कि किसी चीज को समझना है, तो ऐसा नहीं है कि एक फिल्म बनाने से या 1-2 साल में आप पूरी तरह से उस मुद्दे को पूरी तरह समझ जाते हैं, लेकिन ये जरूर है कि आप कौन से सवाल उठने चाहिए, those you can determine. Yeah. तो मुझे लगता है कि मेरे लिए a political film or a political mode of filmmaking comes quite substantially from being able to put your finger on the right questions. तो जब वो फिल्म देखकर, जो टेलीविजन डॉक्यूमेंट्री है, जिसको मान लीजिए एक जमाने में बीबीसी वाले बहुत अच्छा करते थे, आज नेटफ्लिक्स ने वो जगह ले ली है, उसमें और जिस प्रैक्टिस की हम बात कर रहे हैं उसमें क्या फर्क है? फर्क ये है कि जो टेलीविजन डॉक्यूमेंट्री है उसमें कोई शक नहीं रहेगा आपको कि ये कहानी किसके बारे में थी। उसका एक शुरू होगा, एक अंत होगा और एक रास्ता नापा जाएगा।
और हम जिस प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं उसका सक्सेस मैं समझता हूं हम इससे उसका नापतोल इससे होगा कि आप जब वो फिल्म देख के उठते हैं तो आपके दिमाग में कितने सवाल फूट रहे हैं. So I wonder if you want to talk a little bit about this, the TV documentary mode of filmmaking, because you have also done some of it. मैंने तो BBC के लिए 2 फिल्में डायरेक्ट भी की हैं जो एक ढंग से कहा जाए कि क्लासिकल टेलीविजन डॉक्यूमेंट्री है. और उसमें अगर आप जैसे कि और वो जो अंतर है कि जो सच्चाई की चीड़-फाड़ हम डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर्स करते हैं टेलीविजन में, जो टेलीविजन डॉक्यूमेंट्री मैंने बनाई और जिस ढंग से आप जो कमिश्निंग एडिटर होते हैं जो आपको बताते हैं कि आपकी फिल्म का रफ कट सही है कि नहीं है, उनसे आप क्या बातें करते हैं, तो उसमें सबसे पहली बात तो वो कहते हैं कि कहानी बहुत क्लियर है कि नहीं, वो उसका नैरेटिव आर्क क्लियर है कि नहीं, आप कितनी चीज, जैसे कि मैंने जब दूसरी फिल्म बनाई नेपाल के बारे में है, बॉर्डर के बारे में है, उसमें मेरी कमिश्निंग एडिटर से कई लंबी बातें हुई क्योंकि उनको लगा कि ये फिल्म बहुत ही दुखी है, देयर इज नो वे आउट ऑफ इट इन दैट सेंस, and they thought that some of the complex ideas of religion and conflicts within that society, that audience will not get it. Audience getting it is, I think, that thing which distinguishes. जिससे जश्न आजादी के बारे में कई लोगों ने हमें कहा कि जिस ढंग से फिल्म बनी है लोगों को समझ नहीं आएगी, लेकिन हमने तय किया कि ठीक है, माने समझ नहीं आएगी तो फिर बातें होंगी, फिर हम देखेंगे कि हम क्यों समझ में नहीं आ रही है, लेकिन हमारे हिसाब से दर्शकों को समझ में न आना was not the first challenge, whereas television documentary, अगर नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्रीज देखें और ये बहुत ही अच्छा आपने कहा कि नेटफ्लिक्स आजकल जो डॉक्यूमेंट्री का जो मेन स्ट्रीम है वो नेटफ्लिक्स है, बड़ी सुंदर फिल्में बनती हैं, ग्राफिक्स सुंदर होते हैं, लेकिन अगर आप उन फिल्मों को देखें, और मैं सारी फिल्मों के बारे में नहीं कह रहा हूं, लेकिन अधिकतर फिल्में जो हैं नेटफ्लिक्स पर जो हैं, उन फिल्मों में आप ये कह सकते हैं बाहर आकर खत्म होने के बाद कि कहानी क्या थी इस फिल्म की, राजनीतिक विषय होते हैं, जैसे डर्टी मनी, इट विल बी, एवरीथिंग विल बी वेरी पॉलिटिकल, सब्जेक्ट वाइज बहुत ही पॉलिटिकल, बहुत ही राजनीतिक होंगी, लेकिन वो केवल एक कहानी बताएगी उस राजनीति के बारे में, और वो क्यों हो रहा है, और जो चीजें समझ नहीं भी आ रही हैं फिल्म मेकर को, जैसे कई फिल्में हैं जो राजनीतिक फिल्में हैं, जैसे क्रिस मार्कर की फिल्में हैं, उसमें क्रिस मार्कर को कई चीजें अपनी राजनीति के बारे में समझ नहीं आती, लेकिन वो फिल्में हैं. तो नेटफ्लिक्स की फिल्में जो हैं वो एक ढंग से मेरे हिसाब से एक्सटेंडेड न्यूज प्रोग्राम्स होती हैं, न्यूज प्रोग्राम्स अबाउट थिंग्स जो न्यूज पर नहीं आती है, लेकिन उसकी राजनीति वहीं तक ही सीमित है. जैसे कि मेरे हिसाब से पिछले कुछ वर्षों में बनी जो बढ़िया राजनीतिक फिल्में हैं भारत में, जैसे जय भीम कॉमरेड, आनंद पटवर्धन की जो फिल्म है, मेरे लिए उनकी सबसे बढ़िया फिल्म मैं मानता हूं, माने वो क्योंकि मैंने जब जय भीम कॉमरेड देखी, और जय भीम को मैं एक बड़ा हुआ हूं, एक राजनीतिक माहौल में बड़ा हुआ हूं, लेकिन उस फिल्म देखने के बाद मेरे दिमाग में कई सवाल उठे, जाति के बारे में, वामपंथ के बारे में, वामपंथी राजनीति के बारे में, बहुजन राजनीति के बारे में, और उन सब सवालों को उन्होंने आपके सामने रखा और आपको कहा कि अगर आप चाहते हैं चीजों को बदलना तो इन सवालों से आपको जूझना पड़ेगा. उन्होंने केवल बंबई की कहानी नहीं बताई, कबीर कला मंच की कहानी नहीं बताई, और उस फिल्म का इंपॉर्टेंस इसलिए भी मेरे लिए है कि उन्होंने जब वो फिल्म बनाई, कई सवाल जो थे लोगों को लगते थे कि वो सवाल तय हो चुके हैं, लेकिन क्योंकि वो एक राजनीतिक फिल्म थी, कई सवाल जो उन्होंने तब उठाए, अब भी आप उन सवालों से जूझ रहे हैं. जैसे मेरे लिए अच्छी राजनीतिक फिल्म वो होती है जो देखने के बाद 10 साल बाद भी, जैसे जेड फिल्म को मैं हरदम देखता हूं, केवल फॉर्म के लिए नहीं कि फांसीवाद कैसा होगा, फांसीवाद से लड़ा कैसे जाएगा, उसको वो सवाल अभी भी उस फिल्म से आप निकाल कर ले आ सकते हैं. या फिर नाइट एंड फॉग देखें, तो
लेकिन मेरे हिसाब से जो टेलीविजन, जो सीधी सादी कहानी सुनाने वाली फिल्म है, एक दो तरह की फिल्म हो जाए, एक कहानी सुनाए और एक कहानी की चीड़-फाड़ करे। तो डॉक्यूमेंट्री, राजनीतिक डॉक्यूमेंट्री चीजों की चीड़-फाड़ करती है मेरे हिसाब से। और उस कॉन्टेक्स्ट में फिर लेनी राइफेनस्टाल की फिल्म पूरी ढंग से राजनीतिक फिल्म नहीं है, क्योंकि ट्रायम्फ ऑफ द विल जो है आपको परसुएड तो करना चाहती है और करती भी है कि आप, लेकिन उस परसुएशन के पीछे जो उसको आप सामने रखना चाहते हैं कि क्यों हिटलर ऐसा है, और ये सब तरीका आपको नहीं देती। एक ढंग से वो एक एक्सटेंडेड, वेरी स्किलफुली डन एडवर्टाइजमेंट है। और मैंने मेरा No, I think this is a very valuable point of address, that in many ways, many of us feel that in a very long and distinguished career, that in some ways Jai Bhim Comrade is one of Anand's most effective films, you know, even though everybody may not agree with it, is because वो उसके जो बनाने का तरीका है उसमें उसका जो ढांचा है फिल्म के स्ट्रक्चर का, वो पूरी तरह उसको छिपाने की कोशिश नहीं की गई है। You know, I think that in a political film, or in political filmmaking, which aspires to complexity, as it must, because politics is a complex business, even if it is trying to persuade you, even if it is propagandist in its intention, it can only work when it's complex. And in filmmaking, I think it's effective when you invite the audience to share in the complexity of that structure that is going to take you through. तो आपको नहीं तो जो जिसको हम टेलीविजन डॉक्यूमेंट्री कहते हैं, उसमें ये है कि उसमें सब मेहनत होती है ये छुपाने के लिए कि हम किस तरह आपको इस रास्ते से ले जा रहे हैं, है ना। Whereas हम, I'm beginning with Chris Marker, whether it is the eye contact with the film, whether it's a stray remark made to the side, and these are just the vulgar edge of what we are talking about. But at a गंभीर लेवल पर भी, कि मेरा जो तरीका है आपको परसुएड करने का, मैं उसको भी आपके सामने क्या पेश कर पा रहा हूं या नहीं। एंड मुझे लगता है दैट फॉर मी films work politically when I can see the method through which I am being persuaded, you know. No, and thinking in terms of editing, like the way people, we who went to film schools, and one of the things which you are constantly, that if you look at editing textbooks, जो जहाँ से editing सिखाया जाता है, मैंने बहुत एडिटिंग एक ऐसी चीज है जिसके बारे में बहुत कम लिखा भी गया है, बहुत कम किताबें भी हैं। उसमें एक चीज तो है, वो हरदम कही जाती है कि आपकी एडिटिंग दिखनी नहीं चाहिए। उसके पीछे एक टेक्निकल भी मामला है, वो मैं मानता हूं कि मैंने अगर एडिटिंग अच्छी होती है तो उसमें कुछ चीज दिखनी नहीं चाहिए, लेकिन उसके पीछे एक ये है कि जो दर्शक और फिल्म के बीच में एक दीवार सी बनी रहनी चाहिए, एक मायावी दीवार होनी चाहिए। और मेरे लिए पर्सनली, अगर पहली बार जब मैंने दिल्ली में एक फिल्म फेस्टिवल में क्रिस मार्कर की फिल्म देखी, या फिर योरिस इवेंस की एक फिल्म है हवा के बारे में, और मिस्त्राल, ये दोनों फिल्में जब मैंने देखी, मैंने कहा कि यार ये तो ऐसे नहीं बनाई गई। क्योंकि अधिकतर फिल्म स्कूलों में जो फिल्में दिखाई जाती है डॉक्यूमेंट एडिटिंग के लिए, उसमें बड़ी ही सफाई के साथ चीजें होती हैं। जैसे नेटफ्लिक्स की फिल्में देखें, और मैं बैठ सीक्वेंस, जैसे इंडियन मैच मेकिंग जो आजकल लोग देख रहे हैं, वो डॉक्यूमेंट्री सीरीज जो है, उसमें अगर आप फिल्म मेकर नहीं हैं तो उसमें जिस ढंग से झूठ बोला गया है आप नहीं समझ पाएंगे। दर्शकों को वो अपने साथ अपनी मायावी दुनिया में घुसाना चाहती है।
लेकिन क्रिस मार्कर की फिल्में अगर आप देखें, या फिर जय भीम कॉमरेड देखें, जय भीम कॉमरेड मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि वो फिल्म मुझे अच्छी लगती है, और उसमें कई जगह ऐसी है जहां पर लगता है कि फिल्म मेकर जो है वो दर्शक को अपनी इनेबिलिटी भी दिखा रहा है कि ये हमें समझ नहीं आ रहा है, हम इसको आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, हम आपकी जो इच्छाएं हैं, जैसे जश्न आज़ादी में एक जगह है जिसमें मैं मजाक में लोगों को कहता हूं कि लोग 10 फिल्म बना सकते हैं उस जगह पर। एक बूढ़ा बाप ग्रेवयार्ड में चलता है 15 अगस्त के बाद, वो चारों तरफ बर्फ है, और वो जाता है और वो उसको अपने बेटे की कब्र, जो मार्टर्स ग्रेवयार्ड में है, उस बेटे की कब्र नहीं मिलती है, फिर मिलती है, फिर वो कहता है कि ये हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर था। अगर वो टेलीविजन में रहता तो वो तो पूरी फिल्म बन सकती थी इस पर, लेकिन जश्न आज़ादी में वो वहीं पर, उसके बाद वो कभी नहीं आता। कुछ लोगों ने कहा भी कि यार उस बूढ़े आदमी का हुआ क्या, लेकिन वो जो है वहां पर मेरे लिए जश्न आज़ादी एक किस्म से राजनीतिक फिल्म बन जाती है, क्योंकि हम कहते हैं कि व्यक्ति, यहां पर इस फिल्म में हम व्यक्तिगत कहानियों को हम आगे नहीं बढ़ाएंगे, हम व्यक्ति और इतिहास के बीच में जो संबंध है उसको इस फिल्म में हम दिखाएंगे। और कश्मीर पर अब तो कई फिल्में बनी जहां पर व्यक्तिगत कहानियां सुनाई गई हैं और अच्छे ढंग से भी सुनाई गई हैं, लेकिन जश्न आज़ादी में जैसे हम किसी भी व्यक्ति के बारे में अधिक नहीं बोलते हैं। माने कोई भी कहानी, जैसे मरगूब साहब जो साइकेट्रिस्ट है, उसके बारे में तो पूरी फिल्म बन सकती है, लेकिन हम नहीं बनाना चाहते हैं, क्योंकि हम अपने एक किस्म से जब हम लोग फिल्म कर रहे थे तो हम ये तो बात कर ही रहे थे कि अब हम जो कहानी सुनाने की जो एक इच्छा होती है कि हम लोगों को कहानी सुनाएं, इतिहास सुनाने की इच्छा नहीं होती है, इतिहास के बारे में कहानी सुनाने की इच्छा होती है। लेकिन ऐतिहासिक प्रोसेस जो है, क्या वो क्या डॉक्यूमेंट्री में आ सकती है कि नहीं? और मेरे हिसाब से राजनीतिक फिल्मों में इतिहास को हम कैसे, जैसे जय भीम कॉमरेड का उदाहरण लेते हुए, कि जय भीम कॉमरेड में कई तरह के इतिहासों की पड़ताल आनंद पटवर्धन ने की है, वामपंथ के इतिहास की, भारतीय धार्मिक इतिहास की, दलित आंदोलन के इतिहास की, और वो इतिहास को सामने, जैसे राम के नाम और जय भीम कॉमरेड का अंतर अगर हम देखें तो अंतर यही है, जय भीम कॉमरेड में ऐतिहासिकता सामने है, कथानक सामने नहीं। और मेरे हिसाब से जो प्रगतिशील किस्म की जो राजनीतिक फिल्में हैं उसमें ऐतिहासिकता कहीं ना कहीं चलकर आपको उसके साथ डील करना ही पड़ेगा, चाहे आप क्रिस मार्कर की फिल्म देखें या आप क्या सोचते हैं? नहीं, ये जो आर्ग्यूमेंट होता है जो आपने भी उदाहरण दिया कि टीवी डॉक्यूमेंट्री में ये सवाल कि डज द ऑडियंस गेट इट और द ऑडियंस विल नॉट गेट दिस इज टू कॉम्प्लिकेटेड फॉर द ऑडियंस, यू नो। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत नाइंसाफी है फिल्म मेकर्स के ऑडियंस के प्रति। उसी तरह की नाइंसाफी जिस तरह की नाइंसाफी कमर्शियल सिनेमा अपने दर्शक की तरफ पेश करता है, वो ये कि भाई इस तरह की फिल्म बनाए जो कि लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर हो, लोगों को पसंद आए और मैक्सिमाइजेशन का जो होता है। लेकिन मुझे ये याद है कि जश्न आज़ादी के बनाने के बाद चाहे उसका स्ट्रक्चर उस एम्बिग्विटी और उस कॉम्प्लेक्सिटी को जूझता हुआ आगे बढ़ता है, लेकिन हमने कई ऐसी स्क्रीनिंग्स की हैं ऐसी जगहों में जहां के आप नॉर्मल स्थिति में कहते कि अरे लोगों को तो यह पल्ले ही नहीं पड़ेगी, यू नो। तो एक बारी सिनेमा ऑफ रेजिस्टेंस के भी हमने जबलपुर में स्क्रीनिंग की थी, जहां पे मैं कहता हूं कि लगभग ये कहा जा सकता है कि जो ऑडियंस थी वो काफी हॉस्टाइल थी कश्मीर के बारे में बात करने की प्रति भी। लेकिन क्योंकि द फिल्म इन ए सेंस एंगेजेस यू इन एन आर्ग्यूमेंट, ये हुआ कि फिल्म कंप्लीट स्क्रीनिंग के बाद there was a silence and then there were questions
there was, as they say, a film is an argument, right? Yes. But you have to make an argument that the other person should not be able to reject that argument. The other person should be forced to ask you questions. That to me is, अगर हम परिभाषा ढूंढ रहे हैं कि एक फिल्म को हम राजनीतिक समझें या ना समझें, तो आई थिंक फॉर मी दैट इज वेरी सेंट्रल. एक चीज जो कि मैं इस कॉन्वर्सेशन में जरूर लाना चाहूंगा कि पिछले 5-7 सालों में एक न्यू sort of something new which we are engaging with are these very short documentaries that various web portals make or individuals make. कहीं कोई इंसिडेंट होता है, चाहे शाहीन बाग में हो रहा था या कहीं भी, एंड 5-7 मिनट की फिल्म. और कई बार मुझे ऐसा लगता है कि जिस स्पीड, एंड दे आर वेरी ऑफन दे आर क्वाइट वेल मेड. अखबार वाले भी आजकल बनाते हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स मेक्स देम, गार्डियन मेक्स देम, कई लोग बना रहे हैं. तो कई बार मुझे ऐसा लगता है कि क्या वो रोल जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग का था, of reporting something with sensitivity, with intelligence, do you think, Tarun, that this new genre has even further taken on that role, and therefore what we think of as the political documentary perhaps has an even more fundamental role now left to it, not simply to inform? Yeah. See, the भारतीय डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर्स एक किस्म से लकी व्यक्ति लग रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ टेलीविजन डॉक्यूमेंट्री की उतनी प्रथा नहीं रही है. या फिल्म्स डिवीजन रहा है, लेकिन टेलीविजन डॉक्यूमेंट्री की उसी प्रथा नहीं रही है. कहीं ना मेरा माने जो छोटी छोटी फिल्में बन रही हैं या लोग बना रहे हैं, जो आपको चीजें जो ऐसे इंफॉर्मेशन देने का, स्पेशली अब जब जो मीडिया है वो एक किस्म से फांसीवादियों के अंदर है और वो कई चीजें नहीं दिखा रही हैं, उस संदर्भ में केवल ऐसी चीजों को दिखाना जो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखा रही, वो एक किस्म से एक राजनीतिक कर्तव्य है. माने उसमें एक बहुत ही जरूरी काम है, लेकिन अपने आप में केवल इंफॉर्मेशन, सूचना की जो परिधि है उसको बढ़ाना ही राजनीति नहीं है. और अभी आज के समय में, जैसे कि मैं इमेजिन कीजिए कि इतने लोगों को जेल भेजा जा रहा है, हर तरह के लोग, राजनीतिक लोगों को जेल भेजा जा रहा है, भीमा कोरेगांव का केस हो या उसके, लेकिन जेल और भारतीय जनतंत्र जो है उसके बीच में संबंध क्या है, उसके बारे में फिल्म तो आप ये केवल इंफॉर्मेशन देकर नहीं बना सकते. मैंने आज के समय में सांप्रदायिकता खराब चीज है, उसके बारे में फिल्म आप बनाते हैं, लेकिन सांप्रदायिकता और भारतीय जो पोस्ट कॉलोनियल भारत है उसके बीच में संबंध क्या है, उसके बारे में अगर आप फिल्म बनाना चाहेंगे तो वो केवल सूचना पर आधारित नहीं होगा. सूचना को कैसे आप, जैसे कि भीमा कोरेगांव का उदाहरण दें, तो हम कई फिल्में बना सकते हैं, हम बायोग्राफिकल फिल्में बना सकते हैं जिन लोगों को जेल में डाला गया है, लेकिन उनको जेल में क्यों डाला गया है, उस जेल का मतलब क्या है, इन सब चीजों को समझने के लिए, और इसीलिए मैं मानता हूं कि being a documentary filmmaker may be a painful thing to be, but it is also a very exciting thing to be, because it allows, as a documentary filmmaker, it allows me to actually enter spaces and arguments and histories which I would not have entered if I was in news. Like I have worked in news television, but I wouldn't have been able to do that. तो भारतीय, इसलिए अगर आप डॉक्यूमेंट्री फिल्म को दुनिया के और हिस्सों में भी देखें, लेकिन भारतीय डॉक्यूमेंट्रीज में एटलीस्ट 10 या 15 ऐसी फिल्में हैं जो मेरे हिसाब से जो राजनीतिक चीजों को, उसमें ये नहीं है कि मैंने केवल राजनीतिक विषयों के बारे में मैं
जेंडर के बारे में भी फिल्म है जो राजनीतिक हो सकती है। माने लोग एक ढंग से ट्रेडिशनली लोग केवल बड़ी चीजों के बारे में देखते हैं, लेकिन वो तो रहा है, और वो इसलिए भी रहा है। और अभी स्पेशली आज कल जब ये छोटी फिल्में बन रही हैं, लेकिन छोटी फिल्मों के साथ साथ भी, छोटी फिल्मों का मतलब केवल ड्यूरेशन नहीं है। जैसे कि एक फिल्म है चाय दरबारी फिल्म जो है, मैंने अगर लोगों ने देखी है, जो 20 मिनट की फिल्म है, शायद 20 ही मिनट की फिल्म है। चाय दरबारी फिल्म है। वो एक अयोध्या के चाय के दुकान के पास फिल्म मेकर हैं, प्रतीक शेखर की फिल्म। हाँ, प्रतीक शेखर की फिल्म। और चाय दरबारी फिल्म केवल 20 मिनट की फिल्म है, लेकिन उस 20 मिनट में उन्होंने जाति, धर्म, सांप्रदायिकता, भारतीय फासीवाद, बिना इन शब्दों का इस्तेमाल किए हुए आपको एक ढंग से जो उत्तर भारत में जो हो रहा है उसको भी दिखाती है, सूचना भी देती है, लेकिन सूचना के साथ साथ जो क्यों और कैसे हो रहा है वो भी दिखाती है। माने तो ड्यूरेशन इज नॉट द इशू, इट इज द सिंपल फैक्ट कि जब हम बात कर रहे थे तरुण, आपने एक मुकुल हलोई की फिल्म का भी, मुकुल हलोई की फिल्म तो माने जब ये सेशन खत्म होगा तो सिनेमा ऑफ रेजिस्टेंस उसका लिंक भी मुकुल ने भेजा है। असम में फिल्म बनी है, बहुत ही यंग फिल्म मेकर है मुकुल हलोई, उनकी फिल्म है टेल्स फ्रॉम माई चाइल्डहुड। और आपको अगर असम उत्तर पूर्व के बारे में पता हो तो उत्तर पूर्व में भारत विरोधी आंदोलनों की बहुत पुरानी प्रथा रही है। जैसे नागालैंड में, चाहे असम में उल्फा का आंदोलन हो, और मुकुल हलोई उल्फा जो 1990 के जमाने में जो अधिक माने उनकी एक्टिविटीज थे, वो उस उल्फा के जमाने की याद कर रहे हैं मुकुल हलोई अपने दोस्तों के साथ। कुछ जवान लोग बैठे हुए हैं, दारू पी रहे हैं, याद कर रहे हैं। लेकिन उस याद करने, और उन्होंने बहुत ही बढ़िया से फिल्म बनाई है, बहुत ही स्टाइलिश ढंग भी है, लेकिन उस याद करने में किसको उन्होंने असम में अस्मिता के आंदोलन के साथ जोड़ा है, बिना किसी बड़ी बात किए हुए। उसमें ना तो कोई वॉइस ओवर है, ना वो सब कुछ नहीं है, लेकिन ये जो 4-5 उनके दोस्त हैं बैठे हुए, जब वो याद करते हैं और उन सब रास्तों पर चलते हैं जहां पर उनको पता था कि उल्फा के लोग गए हैं, उसमें एक बहुत ही बढ़िया दृश्य है कि उनका एक पड़ोसी था, जो क्योंकि भारत के लोगों को ये भी पता नहीं है कि उल्फा आंदोलन का कितना पॉपुलैरिटी था असम में। और असम में अब जब उल्फा आंदोलन खत्म हो गया तो लोग याद भी नहीं करना चाहते। तो टेल्स फ्रॉम माई चाइल्डहुड इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल फिल्म, क्योंकि जब मैंने पहली बार वो फिल्म देखी तो मैं बहुत ही सरप्राइज भी हुआ, और मुझे लगा कि ये तो क्या फिल्म बनाई। कि उत्तर पूर्व के बारे में, उत्तर पूर्व में 1947 से ऐसे आंदोलन रहे, लेकिन एक भी फिल्म ऐसी नहीं है जो आप देख कर कह सकते हैं कि उत्तर पूर्व में ये जो भारत विरोधी आंदोलनों की प्रथा रही है, जिसमें हजारों लोग मारे गए, जितने लोग कश्मीर में मारे गए होंगे उतने उत्तर पूर्व में भी मारे गए, लेकिन उसके बारे में उसको देखने के लिए तो मुकुल हलोई की फिल्म हम लोग लिंक दे देंगे, और आप देखिए। और तब मुझे लगता है कि अगर मुकुल हलोई की फिल्म देखें जो या फिर चाय दरबारी देखें, तो आपको लगेगा कि इवन जो नई डॉक्यूमेंट्री बनाने की जो ट्रेडिशन है, उसमें भी एक राजनीतिक डॉक्यूमेंट्री बनाने की प्रथा बन रही है। ऐसा नहीं है कि केवल बूढ़े लोग बैठकर पुरानी राजनीतिक फिल्म। नहीं, ये बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि मैंने जब प्रतीक शेखर की चाय दरबारी खुद देखी तो I saw it with a great sense of relief. I mean, of course, admiration, because it's a beautifully made film, also beautifully shot, beautifully edited, beautifully paced film. But it was also with a sense of relief that someone had made something with not a lot of resources, yes, not a very long period of time, but because there's a clarity to the way they are looking at the material. जहां से हमारी आज बात शुरू हुई, then what makes a film political is an attempt to be clear about what I am witnessing and sharing it with your audience, you know. So you are walked through the complexity of that political territory, and as you rightly point out, चाय दरबारी में सब भी है, you know. It is dealing with very weighty issues, you know. yes.
We're just waiting to see whether there are going to be any questions coming in, but there's also a request from the Cinema of Resistance that maybe you might want to just introduce what a timeline looks like and talk a little bit over it briefly, Tarun. तो अगर आप इंट्रोड्यूस करें उसे। तो एडिटिंग माने आप लोगों ने एडिटिंग, क्योंकि माने कैमरा लोग देखते हैं, कैमरा सबके हाथ में रहता है, लेकिन एडिटिंग एक किस्म से जब सारी चीज़ें शूट हो जाती हैं उसके बाद एक अंधेरे कमरे में तो नहीं, लेकिन लोगों की नज़रों से दूर, तो ये मैंने सोचा था कि मैं आपको दिखाऊं कि मैं किस चीज़ पे एडिट करता हूं। तो ये एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। एक ज़माने में तो फिल्मों के साथ फिल्म को काट के चिपका के हम लोग चीज़ें करते थे, अब कंप्यूटर पर करते हैं, और अब तो मोबाइल पर भी आप एडिट कर सकते हैं। लेकिन ये जो है मैंने ये जो सॉफ्टवेयर है, इसमें इस सॉफ्टवेयर के साथ, जैसे कि ये जो जहाँ पर मैं हूँ, यहाँ पर जिसको मैं चला रहा हूँ, ये इसमें हम उन चीज़ों को रखते हैं जो हमने शूट की है, और इनको ही हम, और मेरे हिसाब से अधिकतर एडिटिंग इन जो चीज़ों को हमने शूट की हैं, जो यहाँ पर हमारे पास हैं, उसको हम देखना शुरू करते हैं कि हम क्या हो रहा है इसमें। अभी जैसे कि मैंने यहाँ पर केवल जश्न-ए-आज़ादी फिल्म रखी हुई है, लेकिन जब जश्न-ए-आज़ादी हम बना रहे थे तो यहाँ पर जो बाईं तरफ, जिसको यहाँ पर हम लोग जो भी संजय और रंजन ने शूट किया था उसको रखा था, और उसको हम लोग देखते रहते थे चीज़ों को समझने के लिए कि क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन सी आवाज़ें आ रही हैं। और फिर जब यहाँ पर हम लोग इसको सेलेक्ट करते थे, उसके बाद फिर हम लोग इसको यहाँ पर रखते थे। यहाँ पर इसको हम टाइमलाइन कहते हैं, यानी कि चीज़ें जो हो रही हैं उसको एक समय के अनुसार उसको अरेंज करने के लिए ये, और यहाँ पर आप हम अपनी एडिटिंग को देख सकते हैं कि कैसे क्या हो रहा है। कंप्यूटर पर एडिट करने पर सबसे बढ़िया बात ये होती है कि आप चीज़ों को बदल सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि मैंने, जैसे कि कई फिल्मों में हम लोग पूरी एडिट कर लेते हैं और रिलीज होने से 10 दिन पहले हम लोग को चीज़ें बदलनी होती है, तो हम जल्दी से बदल भी सकते हैं इन चीज़ों को। तो एडिटिंग एक किस्म से मैंने ऐसे ही हम लोग एडिट करते हैं। और ये जो जैसे सॉफ्टवेयर है जिसको ब्लैकमैजिक रिजॉल्व कहते हैं, ये तो एक ज़माना था जब एडिटिंग सॉफ्टवेयर इतना महंगा होता था कि हमको स्टूडियो में जाना पड़ता था, लेकिन अब तो आप अपने घर में भी ये सॉफ्टवेयर फ्री आपको मिल जाएगा। और ये पूरा वही सॉफ्टवेयर है जिस पर हॉलीवुड भी एडिट करता है, जिस पर हम लोग भी एडिट कर सकते हैं। तो ये टाइमलाइन है। कोई सवाल अगर आप पूछना चाहें तो। So there's a request saying please give a brief introduction about sound. I'll just start this conversation briefly. When for most of the years that I've been making films, we used to because equipment or technology इस तरीके की थी कि there was no question, आपको sound recordist के साथ ही काम करना पड़ता था लोकेशन पे। और अक्सर क्योंकि डॉक्यूमेंट्रीज के बजट कम हुआ करते थे, तो आपके पास क्योंकि मैंडेटरी था कि आप लोकेशन पे साउंड रिकॉर्डिस्ट रखेंगे। पहले नागरा रिकॉर्डर्स थे, फिर यूमैटिक का पे आ गए, फिर बेटा पे आ गए, जैसा भी था, लेकिन साउंड रिकॉर्डिस्ट का होना बहुत जरूरी था। लेकिन घूमते घामते जब तक आपकी फिल्म खत्म हो जाती थी, तब तक आपके पास बहुत कम बजट था to actually work with the sound. तो अक्सर क्या होता था कि बहुत एक रूडिमेंट्री किस्म का साउंड रह जाता था। डिजिटल टेक्नोलॉजी चेंज दैट। उसका एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट ये हुआ कि धीरे धीरे साउंड रिकॉर्डिस्ट जो हैं वो इस पूरे काइंड ऑफ मैट्रिक्स से निकलने लगे, बिकॉज microphones became better, easier to handle, camera microphones became exceedingly good. तो
साउंड रिकॉर्डिस्ट गायब होने लगे, साउंड की रिकॉर्डिंग अच्छी हुई नहीं हुई, दैट्स अ मैटर ऑफ सम डिबेट, बट द सेम डिजिटल टेक्नोलॉजी आल्सो मेड पोस्ट प्रोडक्शन साउंड feasible and accessible. And to me, at least the last 15 years, the work that I have done and the work, 2 films that I have done together with Tarun, I think that उनका जो finally how they are perceived, उसमें बहुत बड़ा रोल साउंड का भी है, और वो इसलिए नहीं, साउंड मैंने रिकॉर्ड की है दोनों फिल्मों की, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने आई हैव अ गुड माइक्रोफोन, बट उसके अलावा और कुछ ऐसा कुछ खास नहीं। लेकिन क्योंकि वी वर एबल टू वर्क विद समवन लाइक मधु अप्सरा and Pratik, yes, and so in the design of it, that what happened is in the design, in the mix of it, and Pratik for Jashn Azadi, that you are able to bring back to the documentary film a level of complexity on sound which we had lost in Indian documentary. And I really personally welcome that, and I don't know if Tarun wants to respond. No, the sound, and you know what really happens with sound, जब तब तक आपकी फिल्म बन चुकी होती है, मैंने फिल्म आप काट चुके होते हैं, चीजें हर जगह रहती हैं, और अंतिम समय में आप साउंड करना चाहते हैं, और साउंड करने के पीछे साउंड करने के पीछे लोग रहते हैं कि माने लोगों की आवाज साफ हो जानी चाहिए, और जो हो रहा है उसको थोड़ा साफ कर देते हैं। लेकिन साउंड के साथ जो कहानी कही जा सकती है, जैसे मधु ने, अगर जश्न आजादी, मुझे याद है कि बिना, जब मधु के आने के पहले का जश्न आजादी और मधु के साउंड करने के बाद का जश्न आजादी, जिसमें उन्होंने साउंड, और मुझे लगता है कि मैंने कहीं ना कहीं चलकर डिजिटल टेक्नोलॉजी ने चीज़ों को एक्सेसिबल किया है, तो लोग, क्योंकि हम शूट भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, साउंड भी कर सकते हैं, और वो भी जल्दी कर सकते हैं, उसमें ये जो संबंध, एक सामूहिक संबंध फिल्म बनाने में है, और एक नए इमेजिनेशन को आप अपने फिल्म के साथ जोड़ सकते हैं साउंड के थ्रू, वो मुझे लगता है कि वो अभी भी, मैं, अब संजय इज मोर optimist about it, but I don't think people still do that. Very few people concentrate on final sound of the film. Most of the film sound is done, documentary I'm talking about, is done for just cleaning up the sound, not imagining a different world sound can bring, you know. Sound like, for a simple, stated very simply, बहुत आसानी से कहने के लिए, कि आप जो देख रहे हैं और जो न देख रहे हैं, उसकी दुनिया तो केवल ध्वनि ही ला सकती है ना। और अगर आप उस दुनिया को नहीं अपने फिल्म के साथ जोड़ना चाहते हैं, तो क्योंकि अधिकतर डॉक्यूमेंट्री, इवन जो छोटी भी डॉक्यूमेंट्री लोग बना रहे हैं, जो छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्रीज बना रहे हैं, उसमें साउंड बहुत क्लीन होता है, लेकिन साउंड का जो एक साउंडस्केप बनाना होता है, वो बहुत कम फिल्मों में होता है। मैंने, अगर आप जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स वाली फिल्में देखें या स्कूप की डॉक्यूमेंट्रीज देखें, बहुत क्लीन साउंड रहता है उसमें, लेकिन साउंड जो है और भी जो कहानी कह सकती है, उसके लिए, क्योंकि लोग समय नहीं स्पेंड करना चाहते हैं ना, कि तब तक फिल्म आपकी बन चुकी है, आपको रिलीज करनी है। मधु भी कह रहे थे कि मैंने बॉलीवुड में भी उनके साथ ऐसा होता है कि फिल्म कट के आ रही है, और जब रिलीज होने के ऑलमोस्ट 2 दिन पहले तक वो साउंड करते रहते हैं। तो मैंने, साउंड इज वन ऑफ द, आई थिंक, लीस्ट, पीपल डोंट बॉदर विथ इट मच, आई थिंक। So I think we are समय, I think, समाप्त होने को पहुंच रहे हैं हम। How do you see interest? So can you hear me, Tarun? I can hear you. I'm just reading the questions which are coming. Okay. So there is a question, and then maybe we should move towards wrapping it. That does the documentary film, have the potential to emerge as a tool of political resistance? Ek to, I'll turn it over to Tarun, but I think that so long as, जब तक कि हम उसको as a tool of political resistance मानेंगे, तब तक शायद it will never work.
unless you see it as political resistance. You know, ये एक पुराना खासकर वामपंथ की राजनीति के साथ हम लोगों का झगड़ा था कि वो कल्चर को इस तरह समझते हैं कि आपने स्टेज बना रखा है, एक माइक्रोफोन भी जारी है, तो कल्चर का ये रोल है कि आप भीड़ को इकट्ठा करें और उसके बाद राजनीति होगी। तो जब तक कि ये एटीट्यूड रहेगा टुवर्ड्स कल्चरल प्रैक्टिस, तो मैं समझता हूं that it can never really work. It will work when you see, जब आप उस फिल्म की स्क्रीनिंग को ही एक पॉलिटिकल इवेंट माने। ये नहीं कि आप फिल्म इसलिए दिखा रहे हैं कि लोग इकट्ठे होंगे और फिर हम उनको असली राजनीति के बारे में बताएंगे। जब आप ऐसे सिनेमा के साथ जुड़ेंगे जहाँ की वो फिल्म दिखाना या वो कविता पढ़ना या वो थिएटर करना ही एक पॉलिटिकल एक्ट है। तरुण, in that sense, political film as political resistance, मैं मजाक में लोगों को कहता हूं कि पिछले 10 सालों में अगर देखें, कई की इवेंट्स, राजनीतिक इवेंट्स, चाहे वो हैदराबाद में रोहित वेमुला जो थे वो मुजफ्फरनगर बाकी है दिखाने का प्रयास कर रहे थे, या फिर डॉक्यूमेंट्री फिल्में, और माने इट मे बी अ लिटिल एरोगेंट थिंग टू से, बट आई थिंक in last 10 years, some of the key political events in this country, you can have a documentary associated with it. Not about that event, but documentary films have somehow राजनीतिक जो टूल से बढ़कर, माने केवल लोगों को इकट्ठा करने के लिए नहीं, लोगों के साथ अपनी राजनीति शेयर करने के लिए, अपना नजरिया शेयर करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्री फिल्मों ने जो चीजें की हैं, वो अपने आप में बहुत ही रिमार्केबल है मेरे हिसाब से। मैंने हम जब इस फांसीवाद से हम निकलेंगे और पीछे देखेंगे, तो मुझे लगता है कि फिल्म बनाना भी, जैसे मुजफ्फरनगर बाकी है, नकुल की जो फिल्म है, उस फिल्म को लेकर, या फिर कश्मीर के बारे में, चाहे फिर आनंद की फिल्म हो, जैसे राम के नाम, अभी भी दिखाने में सबको झंझट होता है, और वो केवल उसके मैसेज के लिए नहीं है, क्योंकि वो जो लोग दिखाते हैं, जो जैसे लोग क्यों दिखाते हैं, कहाँ दिखाते हैं। और अगर आप ये देखें कि यूनिवर्सिटीज में जो एक स्पेस इंडिपेंडेंट डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर्स ने बनाया था, जहां पर हम आके फिल्में दिखा सकते थे, लोगों से बात कर सकते थे, इस फांसीवादी सरकार ने सबसे पहले उस पर ही रोक लगाई है। आप कविता कहानी कर सकते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट्री फिल्म नहीं दिखा सकते। और कहीं ना कहीं चलकर वो जो रेजिस्टेंस और राजनीतिक फिल्मों का जो एक संबंध है, वह और भी शार्प हुआ है। और मुझे लगता है कि अभी as filmmakers, it's much more important now to continue doing what we have been doing for some time, because if we don't do it, because the enemy knows our power, it is not that they don't know our power. आजकल आप, पहले तो आप किसी भी डिपार्टमेंट में फिल्म दिखा सकते थे, कहीं भी दिखा सकते, आप क्यों नहीं दिखा सकते? क्यों लोग डॉक्यूमेंट्री को रोकना चाहते हैं? और कहीं ना कहीं चलकर उस भारतीय डॉक्यूमेंट्री का जो वो स्ट्रेंथ है, वो जो उसकी जो शक्ति है, उसका जो पावर है, we have to hold on to it. I think so. So I'm quite, it's not a tool of resistance, it is resistance, part of resistance. No, and to return to where we started from, if we are to understand why it has that power to unsettle people, and why is it that documentary screenings have become so contentious, is because when they work, they are offering you an argument. They are appealing to something very deep inside your mind by not simply doing a Leni Riefenstahl on Olympia for you, and एक आपको वो एक मीठी गोली बना के नहीं दे रहे हैं, वो आपको एक्चुअली एक थोड़ी सी रफ एंड नोकीली किस्म की गोली बना के दे रहे हैं, जो आपके गले में बहुत आसानी से नीचे निकलेगी भी नहीं जब तक कि आप बहुत होशियारी से नहीं उसको उतारेंगे. So I think that this
this possibility of documentary film to contain within itself not just a depiction of reality जो हमारे समय हमारे सामने क्या बीत रहा है, लेकिन उसकी एक कॉम्प्लेक्स रीडिंग जो हो वो पेश करना. I think I'm trying to also wind up now. I think that for me, there are two questions which are very good questions. One is a question: what is aesthetic location of a political documentary? My question arises from the awareness that there is an established way of how political documentaries are perceived in India. Let me just start, and then Sanjay, you can come in. There are, usually people thought that political documentaries are rough and ready films, very rough, shot in whichever way, lots of shaky camera, and that, which has never been a fact. There has been always, especially for political documentaries, political filmmakers are, as much conscious of the fact that how they shoot, why they shoot. I don't think if you count some of the interesting like for instance, one of the films I was talking about, which is a political documentary, Mukul's film, it's a beautifully realized. So even in terms of aesthetics does not mean beauty. That is one thing which we have to get out of, because I think Akash's question has to do with this view. लोग सोचते हैं कि राजनीतिक फिल्में जो होंगी वो बहुत ही बढ़िया से शूट नहीं होंगी, थोड़ी डार्क हुआ होंगी, जहां पर चीजें ठीक से दिखेंगी नहीं. ऐसा तो नहीं है. कई राजनीतिक फिल्में ऐसी हैं जो बहुत ही बढ़िया से शूट हुई, जिसको ब्यूटी के हिसाब से भी अच्छा कर सकते हैं, और कई राजनीतिक फिल्में ऐसी भी हैं जो ब्यूटी के खिलाफ जाती हैं, लेकिन ब्यूटी के खिलाफ इसलिए नहीं जाती हैं क्योंकि उनको फिल्में बनाने नहीं आती है, क्योंकि वो ब्यूटी नहीं दिखाना चाहते, क्योंकि वो उन्होंने चूज किया है कि हम ऐसे दिखाएंगे. दूसरी बात यह है कि पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट्रीज बहुत बार ऐसे भी बनती हैं जहां पर आपके पास पैसे नहीं होते बनाने के लिए. आप शूट करते हैं, थोड़ा शूट करते हैं, उसके बाद थोड़ा फिर पैसा इकट्ठा करते हैं, फिर किसी से कैमरा मांग के लाते हैं, तो उसमें एक रफ एंड रेडी चीजें होती हैं. लेकिन तब भी कई ऐसी फिल्में बनाई गई हैं, जैसे कि गाड़ी लोहरदगा मेल मेरे लिए एक राजनीतिक फिल्म है जो झारखंड में बनी है, मेघनाद और बीजू टोपो ने बनाई है. वो तो वो हाईएट कैमरा से शूट हुई है, लेकिन अगर आप उसको देखें तो अगर एस्थेटिक उसमें सुंदरता भी है, उसमें इतिहास के बारे में भी चीजें कही गई हैं, लेकिन वो एक टेक्निकली देखें तो नेटफ्लिक्स की तरह बहुत चकाचक फिल्म नहीं है. और ये चकाचक फिल्म वाला जो ये है, सुंदरता और चकाचक होने में बहुत अंतर है. फेयर एंड लवली और सुंदरता में तो कोई अंतर ही होता है ना. तो आई थिंक द एस्थेटिक्स जो है, पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट्री के एस्थेटिक्स के कई ट्रेडिशंस है भारत में, कई तरह की फिल्में बनी हुई. No, and I think Akash का जो सवाल था about aesthetic location of political documentary, I think one of the challenges before us is to find those appropriate modes, aesthetic modes also. Yes. ऐसा नहीं है कि एक ही तरीका है, एक ही मोड है. हो सकता है कि आप 5 स्टिल फोटोग्राफ्स और कैप्शंस के साथ फिल्म बना लें. हो सकता है कि आप बहुत somebody else has asked a question saying that there are a lot of documentaries which are made in fictionalized character driven narratives. I don't personally have a problem with that, but I would put it through the same set of filters as everything else. Does it need so for example, Netflix pay, you will see this 17-hour film on the Vietnam War called The Vietnam War by Ken Burns. Ab Ken Burns jo hai, is a master of this great American, epic TV documentary. But because the archival material is so strong, and because its intention is quite sharply political, I think the Vietnam War is a very political film, even if Ken Burns is not thought of as a very political filmmaker. So I think that we have to constantly challenge any kind of boundaries
any kind of aesthetic boundaries that are put around us for to describe what the domain of a political documentary is. And I think, just to, if we are moving towards the end, I think that, this distinction that there is a very specific documentary domain in filmmaking. I think there are political films and there are non-political films. You can have non-political documentaries, you can have non-political fiction films. It is what you intend to, and I think that's where our discussion began. It is फॉर्म में ही केवल डॉक्यूमेंट्री नहीं है. अगर ऐसा रहता तब तो फिर कई एडवर्टीजमेंट है जो डॉक्यूमेंट्री की तरह बनी हुई है, लेकिन क्या वो क्योंकि फॉर्म उसका डॉक्यूमेंट्री है तो राजनीतिक है, ऐसा तो नहीं है. दैट्स व्हाई इवन फिक्शनलाइज्ड कैरेक्टर ड्रिवन नैरेटिव, व्हिच आई कैन अंडरस्टैंड मेनी ऑफ television documentaries full of this, but it may not be that every time it is problematic. There may be times when, or for instance a film like Act of Killing, which is इंडोनेशिया में जो कम्युनिस्टों का नरसंहार हुआ था, उसके बारे में फिल्म है. वो तो आधी फिल्म केवल लोग एक्ट कर रहे हैं उन चीजों पे. या फिर एरोल मॉरिस की फिल्में जिसमें कई तरह की चीजें जो वो इनैक्टेड होती है, लेकिन उसका वो आप इस्तेमाल क्या कर, फिक्शन का आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं या डॉक्यूमेंट सच्चाई का क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पर ये डिपेंड करता है. So I think we are done with our time. So संजय जी, अगर आप वापस लौटें और आज के इस प्रोग्राम को रैप अप करें. बहुत शुक्रिया. मुझे लगता है कि ये जो आज बातचीत हुई है बहुत ही रोचक थी, और धीरे धीरे जैसे कि सिनेमा देखने के बाद सवाल निकलते हैं, वैसे ही गप सुनने के बाद सवाल निकले हैं. और अगर हम 13 घंटे की फिल्में बना सकते हैं, देख सकते हैं, तो अगली बार हम लोग 3 घंटे का सेशन भी करेंगे. फिलहाल हम आप लोगों से विदा लेते हैं. बहुत शुक्रिया के साथ. बहुत, जैसे कहते हैं हिंदी में एक शब्द है, बहुस्तरीय बातचीत हुई, मल्टी लेयर बातचीत हुई. और तरुण ने, आपने जिन फिल्मों के बारे में बताया, हम कोशिश करेंगे कि अपने दर्शकों को उनके लिंक उपलब्ध कराएं, अगर वो YouTube पे उपलब्ध हों, या उनके कुछ हिस्से कराएं ताकि लोग देखें. असल में लोग जब देखेंगे तब उनको समझ में आएगा. सबसे जरूरी है देखना, तब उनको ये बात समझ में आएगी. हम कोशिश करेंगे कि इस बातचीत का लिप्यांतरण करके, ट्रांसक्रिप्शन करके इसको डालें, और इस वीडियो को भी डालें, ताकि ये सिलसिला जो आज शुरू हुआ है, मुझे लगता है बहुत दिनों बाद इस तरह की बातचीत, जो बहुत जरूरी बातचीत है डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग की, आज हुई है. एक बार फिर आपका शुक्रिया. और अपने दर्शकों को हम ये बता दें कि हम अब अपना जो है प्रोग्राम थोड़ा शिफ्ट कर रहे हैं. हम इतवार की बजाय हम शनिवार को शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो सबसे ज्यादा कंफर्टेबल दिन है. 5 बजे की बजाय हम 6 बजे कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग लॉकडाउन में आराम भी कर रहे हैं, और दोपहर में एक जो सिएस्ता है लैटिन अमेरिका का, वो हिंदुस्तान में भी आ गया है, और नॉर्थ ईस्ट में तो सिएस्ता अच्छी तरह से सेलिब्रेट किया जाता है. तो ये 5 बजे का समय थोड़ा सा हमारे मेहमानों के लिए और हम सबके लिए भी, 5 बजे तो आप चाय पीते हैं और थोड़ा तैयार होते हैं, तो और हमारे सम्मानित दर्शकों के लिए भी, तो हम 6 बजे से करेंगे. और हम 15 अगस्त को शाम 6 बजे बहुत एक प्रमुख फिल्म मेकर, जो पहले इतिहासकार और नारीवादी एक्टिविस्ट और मानवाधिकार कार्यकर्ता रही हैं, उमा चक्रवर्ती, उनकी 2 फिल्में हम ये अगले 10 दिन रखेंगे. एक इंकलाब और आया और प्रिजन डायरीज, और उनके साथ बात करेंगे. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और इतना समय देने के लिए, इतने इंटरेस्टिंग सवाल रखने के लिए. फिर मिलेंगे 15 अगस्त को. थैंक यू.